हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, और वो नई सीरीज आपकी जेई 2020 और नीट 2020 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हेल्पफुल है। उस सीरीज का जो नाम है, बेसिकली उस सीरीज का नाम है रेविस्टिक्स। रेविस्टिक्स का मतलब बेसिकली क्या है? रेविस्टिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रिवीजन प्लस ट्रिक्स, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम आपको रिवाइज भी कर देंगे, पूरे टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ ही साथ में उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, यानी किसी चैप्टर में क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टीम आपने देख ही ली होगी, बहुत अच्छी टीम है, बहुत एक्सपीरियंस वाली टीम आपके सामने है। तो ये टॉपिक जो है, यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक लेक्चर होगा और उस एक लेक्चर में पूरा का पूरा एक चैप्टर कंप्लीट होगा। किस तरीके से ये काम करेगा? पर डे आपके सामने एक लेक्चर आएगा, पर डे एक सर आपके सामने आएंगे, और वो सर जो होंगे वो एक चैप्टर को लेके आएंगे, और उस चैप्टर को वो पूरी तरीके से, मतलब उसमें कितने बेसिक कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं या कितने भी अच्छी तरीके से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी क्वेश्चनों को ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत मैं ही कर रहा हूं, और सही बात है कि आज मुझे अगर आप देखें तो आपके पास जो टाइम है वो 9 o'clock है, लेकिन कुछ कंडीशंस के कारण से मैं आपके सामने आज लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो ये जो मेरा वीडियो है ये प्री रिकॉर्डेड है, और सही मायने में अगर देखा जाए तो ये वीडियो जो अभी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है वो बेसिकली रात के 1 बजे हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो टीम है, अपनी विद्या जो टीम है, वो अभी भी इस समय भी प्रॉपर वर्क कर रही है आपके लिए, आपके सपनों के लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज का टॉपिक मेरा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हम लेके आ रहे हैं वो टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम से बेसिकली बड़ा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ईजी टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम के कंपेयर में। तो बच्चे बेसिकली क्या होते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो प्रॉपर लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा डर आ जाता है। लेकिन अगर हम जेई का पेपर उठा के देख लें, अगर हम नीट का पेपर उठा के देख लें, तो हमें वहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस 100% मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी दिक्कत को, यानी कि हमारा ये जो सीरीज है, इस सीरीज का बेसिक थीम ये है कि जहां जहां पर आपको दिक्कत होती है, जहां जहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, या जहां जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पाते, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, रिवीजन जो टॉपिक थे, अभी इससे पहले जो अपने एग्जाम की डेट आई वो हालांकि इस समय एक्सटेंड हो गई, आपने इससे पहले भी खूब क्लासेस ले रखी होंगी, काफ़ी क्रैश कोर्स ज्वाइन किए होंगे। तो क्रैश कोर्स में बेसिकली करते क्या है, या तो बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, या बेसिकली करते क्या है कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर उल्टे तरीके से चलेंगे, हम यहाँ पर पूरे के पूरे चैप्टर को आपको डिस्कस करेंगे, यानी हर उस चैप्टर के अंदर हर छोटी छोटी जो चीज होंगी वो भी आपके सामने लेके आएंगे। क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, आई होप, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरीके से, क्वेश्चंस भी आपने खूब लगा लिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस की बात है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि सर हम ऐसे कुछ पढ़ें, या हम 1 घंटे 1.5 घंटे बैठें, और 1 या 1.5 घंटे बैठने के बाद हमें जब हम उठें तो हमें ऐसा लगे कि हमारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे दिमाग में आ गए, और बस अब मुझे क्वेश्चंस स्टार्ट करना है और उन क्वेश्चंस को सीधे सीधे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, यानी कि उस चीज से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हम आपके सामने डिस्कस करें, और हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर ये दिक्कत आएगी तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज का, इस सीरीज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली आपने चैप्टर तो बेसिकली पढ़ ही रखा है, आपने कहीं पर सिलेबस स्टार्ट किया होगा, कहीं कोर्स अटेंड किया होगा, तो वहां पर आपने इस चैप्टर को प्रॉपर किया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने लगाए होंगे। तो मैं केवल उसका एक बेस लेके आपको समझा रहा हूं कि इस चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट पे। जानते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ओके तो वो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि उन सब्सटेंस को जब हम वाटर के अंदर डालते हैं तो डालने पर अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जो पार्शली आयोनाइज होते हैं उनको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। जितने भी सॉल्ट हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशंस इनका बनाओगे तो उस सॉल्यूशंस में इनके जो आयोनाइजेशन होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट होगा। ओके जबकि इधर अगर हम बात करें तो जितने भी वीक एसिड हैं, वीक एसिड हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, पार्शली आयोनाइज होते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड जो भी होते हैं वो भी आपके पास में वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं, और जो वीक बेस होते हैं वो भी आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके पास में है, काफी बार आपने एग्जाम्पल को देखा था। तो ये चीज पहली चीज हमें यहाँ पर समझ ली कि इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। ओके चलो आगे बात करते हैं अगले टॉपिक में। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड एंड बेस। पढ़ा है आप लोगों ने एसिड एंड बेस के बारे में, 9th में भी देखा है, 10th में भी देखा है, 11th में भी देखा है, 12th में भी देखा, और जब आप 12th के बाद अगर आप कंपटीशंस क्लासेस ज्वाइन कर रखे होंगे तो वहां पर भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। ओके चलो एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एसिड एंड बेस की बात करें तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए बेसिकली 3 थ्योरी का यूज किया जाता है। पहला है आर्हेनियस, दूसरा है ब्रोस्टेड-लॉरी एंड थर्ड इज द लुईस। ये 3 थ्योरी जो होती हैं बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जिससे कि हम किसी एसिड या किसी बेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पे। क्या कहता है आर्हेनियस? किसे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा? किस तरीके से उन्होंने एसिड को एसिड बोला, बेस को बेस बोला? तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कहा कि आर्हेनियस एसिड वो होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं। कब? जब वो वाटर में डिजोल्व किए जाते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पर H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। किसने बोला था? आर्हेनियस ने बोला था, इसलिए इसको हम लोग आर्हेनियस एसिड बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने रखें, पहचानते हैं आप अच्छी तरीके से। ये सभी के सभी कैसे हैं? एसिड हैं। कौन कौन से? HNO3, HClO4, HCl, HI, SBr, H2SO4, H3PO4, ये सभी के सभी क्या है? एसिड। अच्छा एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को यहां पर डिस्कस कर ले रहे हैं। ये कंफ्यूजन इस टाइप का है, H3BO3। H3BO3 जो होता है बेसिकली हमें H दिख रहा है। देखिए जनरली हमारे दिमाग में आता है कि कहीं भी H दिख जाए वो एसिड होगा, नहीं, गलत है। हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, हमें उसके नेचर को समझना पड़ेगा। अगर वो H+ आयन डोनेट करता है तो वो एसिड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर H हो और वो H+ आयन डोनेट करे। जैसे कि H3BO3, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है। जानते हैं आप लोग, पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपने इसको बोरॉन फैमिली में भी पढ़ा होगा। H3BO3 क्या करता है? जब वाटर इसमें डिजोल्व होता है तो वाटर डिजोल्व होने के बाद में क्या करता है? उस कंडीशंस में OH जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? OH एक्सेप्ट कर लेता है और H जो प्लस होता है वो वहां से रिलीज होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो OH एक्सेप्ट करने के कारण से ये वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। वीक मोनोबेसिक एसिड इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये क्या होगा? आर्हेनियस एसिड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके दूसरी बात है आर्हेनियस बेस की बात करते हैं। तो आर्हेनियस बेस क्या होता है? जिस तरीके से एसिड H+ आयन देता है उसी तरीके से बेस क्या करेगा? OH- आयन देगा। कहां पर देगा? वाटर के साथ देगा। जब हम उस सब्सटेंस को वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने पर अगर OH- आयन रिलीज कर रहा है तो इसका मतलब वो आर्हेनियस बेस होगा। ये बात समझ में आ गई? उसके एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा ये सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर? इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट छोटा सा है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम जो होता है ना वो क्या करता है? वो आपके पास में फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ये बेसिकली क्या होते हैं? ये एक्चुअली में क्या है? ये ऐसे मान के चलो कि ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये कैसा होता है? वीक होता है।
क्लियर है? तो इस चीज के लिए लिखा है, ये स्ट्रांग है और ये कैसा है, वीक है, इसलिए लिथियम को अपन ने रखा है कि वो वीक बेस की तरह वर्क करता है। ओके, तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी। चलो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट बेसिकली एसिड बेस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन पे ब्रोस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आता है। और ब्रोस्टेड-लोरी क्या कहता है कि जब एसिड और बेस की अगर रिएक्शन हो रही है तो वो सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस होता है। सब्सटेंस विच डोनेट H+ आयन इज कॉल्ड द एसिड। कौन सा एसिड, ब्रोस्टेड-लोरी एसिड बोलते हैं। और सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H+ आयन एक्सेप्ट H+, डोनेट H+ आयन एक्सेप्ट H+ आयन आर ब्रोस्टेड-लोरी बेस। क्लियर हो गया? अब देखिएगा इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा होगा, कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा। कभी कभी ऐसा आ जाता है, या 4 ऑप्शन आ जाते हैं। 4 ऑप्शन में ये पूछा जाता है कि ये बताइए किसका कॉन्जुगेट है, एसिड है, या ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, या कोई सब्सटेंस दे देंगे बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है या कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। क्लियर? तो कैसे पहचानना है देखिएगा, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हमने आपके सामने रखी है। यहां पर देखिएगा ये एसिड है, ये बेस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ओके, अब एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिड अगर है तो इसका मतलब क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा। क्लियर हो गया? करेगा। अब H+ आयन अगर डोनेट करेगा तो क्या बचेगा, X- बचेगा। क्लियर? और ये H+ आयन कहां चला जाएगा, बेस के साथ चला जाएगा। तो ये जब H+ आयन बेस के साथ जाएगा तो यहां पर क्या करेगा, इसके साथ में ऐड हो जाएगा, यानी बेस के साथ H+ आयन ऐड हो जाएगा। जो एसिड H+ आयन दे रहा है उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और वो जो बेस मतलब वो सब्सटेंस जो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। यानी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा और बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, यानी कि एसिड कॉन्जुगेट बेस, बेस कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये एसिड ने H+ आयन दिया तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज द कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस ने H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? समझ में आ रही बात? पहचान लोगे ना? यानी कि अगर कोई सब्सटेंस दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे पहचानना है, कॉन्जुगेट एसिड है यानी कि इसका मतलब उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। ठीक, उसमें H+ आयन ऐड करना, 4 ऑप्शन में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एग्जांपल देखिए हमने आपके सामने रखा है, इस एग्जांपल को भी आप समझ सकते हैं। ये एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्जांपल लिया मैंने यहाँ एसिड लिया, ठीक, ये एसिड है, ओके, ये एसिड है, और इसमें इसका मैंने पूछा कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, तो HCl हमारे सामने। HCl में H+ आयन निकालो तो क्या बचेगा, Cl- आयन बचेगा, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। H2SO4 में एक H+ आयन निकाला, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। HSO4- में एक और निकाला, SO4-2, वाटर में निकाला वो H- हो गया ना, तो एसिड से कॉन्जुगेट बेस बन गया। बेस है, अब बेस से कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो H+ आयन जोड़ दो, तो H+ आयन जोड़ोगे तो अमोनिया में H+ आयन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। वाटर में H+ आयन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H3O+ बनेगा। RNS2 है RNS2 में H+ आयन जोड़ोगे तो क्या बनेगा, RNS3+ बनेगा। बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया है? इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट H3PO3 ले लो, H3PO3 ले लिया, इससे आप H+ आयन निकालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर H2PO3 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। अब H2PO3 माइनस ले लो, ठीक, इससे आपने एक और H निकाला, क्या बना, HPO3-2 बना, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, HPO3-2 है, अब फिर आपने H निकाला तो यहां पर PO3-3 हो गया। क्लियर? तो आप कहोगे सर ये एसिड ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड ये कॉन्जुगेट बेस, ये एसिड ये कॉन्जुगेट बेस, नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कोई भी एसिड कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है, यानी कि उसकी बेसिसिटी कितनी है, ये देखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको पता होगा, क्या पता है कि H3PO4 लेते हैं, जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसकी बेसिसिटी 3 होती है। अगर हम H3PO3 ले रहे हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2 होती है। और H3PO2 ले लो तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि इसका मतलब भैया ये एक ही H+ आयन निकाल पाएगा। कंफ्यूजन जल्दीबाजी में आप देखोगे सर 3 है तो बहुत बेसिक चीज है, गलती तो नहीं होगी, लेकिन मैं एक रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे इस बात का। कर लोगे आप, मुझे मालूम है कि आप बिल्कुल सही करोगे, गलत नहीं करोगे, लेकिन मेरा बचाना फर्ज है। तो H3PO2 है तो बेसिसिटी इसकी 1 होगी, ठीक है। तो देखना जरूर है कि जब भी कई क्वेश्चन पूछा जाए तो उस कंडीशन पे उसकी बेसिसिटी है कि नहीं है। अगर बेसिसिटी है तो नो डाउट आप वहां पर उसको एसिड से कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट कर लो, ठीक। लेकिन अगर बेसिसिटी नहीं है तो फिर आप उस पर ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हमने किसको डिस्कस कर लिया, कॉन्जुगेट एसिड बेस को डिस्कस कर लिया, यानी कि ब्रोंस्टेड लोरी को डिस्कस कर लिया। ओके, चलो अब आगे बात करते हैं। अगला हम लेके आते हैं तीसरा, थर्ड कौन सा है, थर्ड इज लुईस कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर H और OH का कोई लेना देना नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लेना देना है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन देता है, उससे यहां पर एसिड और बेस को पहचानते हैं। क्लियर। जैसे कि लुईस एसिड की बात करते हैं, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इलेक्ट्रॉन चाहिए होने की कंडीशन क्या होती है, जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, या तो वो कंडीशन होगी, या उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गया। अगर ऐसा किसी में है तो वो लुईस एसिड की तरह के बिहेव करेगा। देखिए आपके सामने है, देखिएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम जैसे देखिएगा, बोरॉन का आप सेंट्रल एटम देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो H+ आयन होते हैं, H+ आयन मतलब जो प्लस वो होंगे जिन पर डिफिशियंसी होगी, तो जो प्लस होंगे वो भी लुईस एसिड होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। और मैंने कहा था वैकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे तो वो भी कैसे होंगे, लुईस एसिड होंगे। तो जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा वो लुईस एसिड होंगे। अब लुईस बेस कैसे पहचानते हैं, लुईस बेस पहचानते हैं जहां पर एटलीस्ट 1 लोन पेयर जो हो वो प्रेजेंट हो, फ्री फॉर्म में 1 लोन पेयर प्रेजेंट हो, एटलीस्ट 1। देखो मॉलिक्यूल विच हैज लोन पेयर, अमोनिया में जानते हैं ना नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, PS3 में होता है, वाटर में होता है, CH3OH में, ऑक्सीजन में होता है। जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, जहां पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, एटलीस्ट 1 फ्री लोन पेयर प्रेजेंट हो, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करेंगे, कंप्लीटली डोनेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी वहां पे। तो वहां पर जो कंडीशंस होगी तो वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स लुईस बेस कहलाएंगे। या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वो भी क्या होंगे, लुईस बेस में आएंगे। ओके, तो ये कुछ बात थी किसके लिए, एसिड और बेस के लिए। तो 2 चीजें अपन ने समझ ली। फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, स्टार्टिंग अपन ने क्या की थी वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सेकंड अपन ने बात किसकी कर ली, एसिड, पहले इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड एसिड और बेस की बात कर ली। ओके, अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वाटर में प्रेजेंट होता है आपका H+ आयन और OH- आयन। तो प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, H+ आयन और OH- आयन का मल्टीप्लिकेशन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इनटू OH- आयन, और इसको अपन बोलते हैं Kw। देखो लिखा हुआ नहीं लिखा, तो Kw यहां लिखा हुआ, तो Kw इज इक्वल टू H+ आयन इनटू OH- आयन। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Kw से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी एक कंडीशन होती है, इसकी एक वैल्यूज होती है जो कि फिक्स होती है और टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस जगह पर ये 10⁻⁻14 को शो करता है, फिक्स है बिल्कुल,
टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर चेंज होगा तो डिसोसिएशन चेंज होगा, डिसोसिएशन चेंज होगा तो नेचुरल सी बात है कंसंट्रेशन चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा तो Kw चेंज होगा। ओके तो यानी कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10⁻⁻14 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके लिखा हुआ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज द इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंडोथर्मिक आप जानते ही होंगे अच्छी तरीके से, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और पॉइंट जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस जगह पर Kw की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ता है बेटा, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, OH- आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो इस जगह से Kw की जो वैल्यूज होती है वो बढ़ती है। अच्छा रफली अगर देखा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो 10⁻⁻13 होती है, और 90 डिग्री अगर सेंटीग्रेड लेते हैं तो 10⁻⁻12 होती है। और जैसे जैसे और टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे Kw की वैल्यूज बढ़ेगी। ओके अब एक चीज समझिए, ये देखो वही बात लिखी है, Kw इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। क्लियर है? ठीक। अच्छा एक चीज हम जानते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सोल्यूशन न्यूट्रल होता है तो उस कंडीशंस में एक टर्म आता है pH, आगे आएंगे pH स्केल आएंगे, लेकिन अगर उसकी वैल्यूज की बात करें तो हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उस कंडीशन पे जो pH की वैल्यू होती है वो POH के बराबर होती है, और कितनी होती है? 7 होती है, यानी कि न्यूट्रल होता है। वही बात है। और अगर एसिडिक होगा तो क्या होगा? एसिडिक होगा तो pH की वैल्यू लेस देन 7 होगी, और अगर बेसिक होगा तो pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। क्यों होगी ये भी आप जानते हो, वैसे भी आप जानते हैं pH + pH इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। Kw की वैल्यूज बढ़ेगी कब? जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो Kw की वैल्यूज घटेगी। ओके क्लियर होगा? ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं, जिसकी बात हमने की थी pH। pH क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो pH एक स्केल है जो कि उसके एसिडिक और उसके बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? एसिडिक नेचर का मतलब कोई सोल्यूशन अगर एसिड है तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, और H+ आयन अगर हैं, बढ़ रहे हैं तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। क्लियर है? अगर प्रेजेंस ऑफ OH- आयन बढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक नेचर बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? H+ आयन बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, OH- आयन बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यही चीज लिखी है, H+ आयन ज्यादा होंगे तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक, OH- आयन ज्यादा होंगे, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। अब pH कैसे निकालते हैं? pH निकालते हैं, pH = log H+ आयन। जानते हैं आप लोग, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं बेटा मैं अभी, सब बेसिक चीज है। -log H+ आयन। ओके ठीक, नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H+ आयन, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ लॉगरिथमिक H+ आयन। अब H+ आयन बढ़ेगा, H+ आयन बढ़ेगा, अगर ये माइनस नहीं लगा होता तो pH बढ़ेगा, लेकिन माइनस लगा है तो इसका मतलब pH कम होगा। तो एक बड़े पते की बात ये है, ये बड़ा कंफ्यूजन है, खत्म कर लीजिए कंफ्यूजन। अगर है तो खत्म कर लीजिए, नहीं है बहुत अच्छी बात है। H+ आयन बढ़ रहा है, यानी एसिडिक नेचर अगर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो इट्स मीन H+ आयन बढ़ रहा है। ओके H+ आयन बढ़ रहा है, और H+ आयन बढ़ रहा है तो pH की वैल्यू घटेगी। pH = 0 अगर कहीं पर है, इसका मतलब हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। pH = 0 का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक है। जितना pH कम होगा उतना एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर है? सेम कंडीशन किसके लिए है? सेम कंडीशन बेसिक नेचर के लिए भी है। बेसिक नेचर के लिए भी सेम कंडीशन है कि अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है, अगर बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो बेसिकली OH- आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है बेटा,
और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब POH जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कोई कहता है भैया मेरा POH जो है वो 0 है, तो POH 0 है तो ये मतलब वो सॉल्यूशन हाईली बेसिक होगा, हाईली बेसिक होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही? जितना कम होता जाएगा, जो भी कम होता है, अगर pH कम हो रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, और POH अगर कम हो रहा है तो बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं है? अब ये भी हमको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू कितना होता है? 14 होता है। ये कब होता है? ये तब होता है जब टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में आता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि pH जो है प्लस POH 14 होता है, कब? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब उस कंडीशन में अगर सोल्यूशन न्यूट्रल है तो pH 7 होगा, pH 7 होगा, POH भी 7 होगा। न्यूट्रल की बात कर रहा हूं, ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो क्या होता है? तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है तो Kw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर माइनस 13, और 10 टू पावर माइनस 13 हो गई तो इसका मतलब pKw कितना हो जाएगा? 13। यानी कि इसका मतलब यहां पर वैल्यूज कितनी आ गई? 13। और जब यहाँ 13 होगी तो न्यूट्रल के लिए कितना होगा? तो बेटा इस जगह पे न्यूट्रल के लिए कितना होगा? 6.5। हाफ कर दो, जितनी वैल्यू दे रखी है उसका हाफ कर दो, ये भी कितना होगा? 6.5। न्यूट्रल के लिए बात कर रहा हूं, कब? जब टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो यहां पर 6.5 हो गया, 6.5 हो गया। अब यहां पर अगर हम कहें कि एसिडिक नेचर की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो एसिडिक नेचर जो है वो pH कब होगा? जब वो 6.5 से छोटा होगा। यानी 6.5 से जैसे ही छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे उसका एसिड नेचर बढ़ेगा। 6.5 होगा, कैसा होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक, कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 12 दे दो, अगर 90 डिग्री है तो 12 होगा तो 6 हो जाएगा। तो वहां पर न्यूट्रल की जो कंडीशन है वो 6 हो जाएगी, तो 6 से कम होगा या 6 से ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये डिपेंड करता है बेसिकली। वैसे टेम्परेचर जो है वो हम लोग जो भी क्वेश्चंस मानते हैं वो सब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिलेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन बन जाए तब की बात मैंने आपको बताई, ओके। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया? तो pH स्केल समझ में आ गया। और अब जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने सारी बेसिक चीजें आपको बताई, अब इस चैप्टर की सही मायने में शुरुआत करने वाले हैं। क्या इस चैप्टर में बेसिकली क्या है? इस चैप्टर में बेसिकली pH कैलकुलेट करना ही है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के नीचे लिखा होगा कैलकुलेट pH। अब दिक्कत क्या आती है कि हम pH के फॉर्मूले पढ़ के आते हैं, और जब pH के फॉर्मूले हम लोग पढ़ के आते हैं तो वो फॉर्मूले हम बार बार उसमें क्वेश्चंस में पुट करते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी फॉर्मूले एक क्वेश्चन में पुट हो जाए या एक फॉर्मूला हर क्वेश्चन में पुट हो जाए, ये जरूरी नहीं है। यही चीज सीखनी है और इसी चीज सिखाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, ओके। तो चलो आज हम बात करते हैं pH तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं pH कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि pH कैलकुलेशन कैसे होता है, ओके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज लेके आते हैं टाइप 1 आपके सामने लेके आ रहे हैं। मैं टाइप के बेस पर लेके आ रहा हूं। टाइप का मतलब है क्वेश्चन, टाइप का मतलब क्वेश्चन है। तो सबसे पहला मैं लेके आ रहा हूं pH टाइप 1 में, और सबसे पहला केस आपके सामने आ रहा है, वो आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, मतलब वो कंपोनेंट जो स्ट्रॉन्ग हो गए वो यहां पर। स्ट्रॉन्ग मतलब समझ में आ गया ना? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट, कंप्लीटली आयोनाइज, वो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन या फिर स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो एसिड से मैं आपको समझा रहा हूं, दो कैटेगरी होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यहां पर HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक, कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशंस में दो केस होंगे क्वेश्चंस के। जो कंसंट्रेशन गिवन होगा वो कंसंट्रेशन या तो 10 टू पावर माइनस 6 m से ज्यादा होगा। 10 टू पावर माइनस 6 m से ज्यादा होगा ना, मतलब इक्वल टू भी हो सकता है,
मतलब 10 टू पावर माइनस 5, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 3 एसेट्रा एसेट्रा। ये या फिर दूसरा केस होगा, कंसंट्रेशन जो होगा लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 होगा। लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 मतलब 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 9। अगर क्वेश्चन के अंदर कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 6 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको सीधे सीधे उस क्वेश्चन का H प्लस आयन लिखना है और उसका आपको क्या लगाना है, लॉग लगाना है, तो आंसर आपका डायरेक्ट pH आ जाएगा। जो भी कंसंट्रेशन गिवन हो उस एसिड का वो डायरेक्ट यहां पर वैल्यूज लिखनी है, माइनस लॉग लेना है, pH आ जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, ये जो H है ये नॉर्मेलिटी में होगा। अगर मोलैरिटी में है तो N इक्वल टू M इंटू एक्स लगा लेना बेटा, गड़बड़ी मत करना। N इक्वल टू M इंटू एक्स यानी मोलैरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर या X फैक्टर जिसको बोलते हो आप लोग। तो M इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। उसी नॉर्मेलिटी को यहां रखना है। कर लोगे आप लोग? याद आ गया? आया याद? क्वेश्चन ऐसे किए थे आप लोगों ने। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा था 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 4 M H2SO4, M दिया था। तो 10 टू पावर माइनस 4 M H2SO4 है। चलो मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, याद आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, ये था और हमने कहा था pH निकालो। ठीक, कंसंट्रेशन समझ में आ गया, ये कैटेगरी में है। तो H प्लस आयन यहाँ कितना होगा, H प्लस आयन कितना होगा, 2 इंटू 10 टू पावर कितना होगा, -4। हाँ या ना? बस क्या करना है, लॉग लेना है। लॉग की वैल्यूज तो आपको आती हैं, बस उसको सॉल्व कर लेना, नॉर्मेलिटी में रखना है। ओके, क्लियर है? ओके, दूसरी तरफ अगर लिखा है कंसंट्रेशन जो है लेस देन 10 टू पावर माइनस 6 m है। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, यहां पर वाटर जो है वो कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। एक्चुअली में क्या है, जब हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्या होता है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो उस कंडीशंस में जो H प्लस आयन वाटर से मिलने वाला होता है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। यानी कि इस कंडीशन में H प्लस आयन जो वाटर से आ रहा है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो H प्लस आएगा वाटर से आएगा वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो ज्यादा होगा और जो एसिड के थ्रू जो कंसंट्रेशन H प्लस आयन का आ रहा है वो कम होगा। तो आप उसके कंपेयर में उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी केस में आपको क्या करना पड़ेगा, H प्लस आयन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। क्वेश्चन आपके सामने आ गया जैसे कि 10 टू पावर माइनस 8 M HCl। अब जैसे ही आपने HCl देखा, भैया देखा ये तो स्ट्रॉन्ग का है मामला, लेकिन जैसे ही आपने आगे देखा तो आपके कॉन्सेप्ट मिल गया कि 10 टू पावर माइनस 8 M है, इसका मतलब इस कैटेगरी में चला गया। और इस कैटेगरी में चला गया तो अब जब H प्लस आयन लिखोगे आप तो H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8। ये तो भैया जो एसिड है उसका कंसंट्रेशन हो गया, लेकिन इससे रिलीज जो वाटर आ रहा है वो 10 टू पावर माइनस 7, न्यूट्रल मानना पड़ेगा उसको। ठीक, मतलब कौन सी कंडीशन, न्यूट्रल कंडीशन है, वाटर न्यूट्रल होता है। तो उन दोनों को ऐड करोगे, अब जो यहां पर H प्लस आयन आएगा उससे pH निकालोगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट लगाने से क्या होता है कि जो pH होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है ना, कॉन्सेप्ट सॉल्व करना पड़ता है उसके लिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप मतलब अप्रॉक्स में भी कुछ आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, अप्रॉक्स में भी आप यहां से निकालोगे तो अप्रॉक्स आएगा, बस 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होगा, मतलब 1-2 डिजिट का डिफरेंस होगा, छोटी छोटी डिजिट का, तो उससे आप आंसर को मैच कर लोगे। तो ध्यान रखना है इस बात का कि कौन सा केस आपके पास है क्वेश्चन, ये बात को ध्यान रखना है। किसकी बात कर रहा हूं, टाइप 1 की बात कर रहा हूं। क्लियर है? क्या क्या ध्यान रखना है, नॉर्मेलिटी में होना चाहिए, कंसंट्रेशन कौन सी कैटेगरी में है वो होना चाहिए, इस कैटेगरी में है डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, इस कैटेगरी में है आपको H प्लस आयन वाटर का कंसीडर करना ही करना है। हाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है, अप्रॉक्स में आता है। ओके, क्लियर है?
कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया? टाइप 1 क्लियर हो जाएगा? ओके, कर लोगे ना ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन? दिमाग में आ रही है ना? आपने मॉड्यूल देखा होगा, जो भी आपने सॉल्व किया होगा, तो मॉड्यूल में इस टाइप के क्वेश्चन थे कि नहीं थे? आप एक बार उसको देख लेना। ओके, चले आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या लेके आ रहे हैं? टाइप 2 में लेके आ रहे हैं वीक एसिड। वीक एसिड, वीक बेस कोई भी हो सकता है, मैं एक लेके आ रहा हूं, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे। और वीक एसिड में मैं लेके आ रहा हूं मोनोप्रोटिक। कौन सा? मोनोप्रोटिक। याद आ रहा? मोनोप्रोटिक का मतलब एक H+ आयन रिलीज करने वाला। ओके, मोनोप्रोटिक। तो यहां पर आपको मालूम है, जैसे ही वीक एसिड आपके दिमाग में आता है या वीक बेस आता है, तो ओस्टवाल्ड कॉन्सेप्ट याद आता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो मान लेते हैं आपके पास में HA ये वीक एसिड है, ये आयनाइज हो रहा है H+A- में, कंसंट्रेशन C है 0,0, C 1 - अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, तो ये कितना होगा? C अल्फा, ये कितना हो गया? C अल्फा। ये मैंने आपके सामने एक प्रूविंग रखी है, आपको प्रूविंग रटनी नहीं है ना, समझनी है, ज्यादा पढ़ा हुआ है आपने। मैं प्रूविंग इसलिए आपको गो थ्रू करवा दे रहा हूं कि जैसे ही आप इस आर्टिकल को देखें तो आपके दिमाग में ये जो है ना, ये चीज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पर क्लिक कर जाए। ओके, फॉर्मूला याद करके भी काम चला सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आए। नहीं आ रही, कोई बात नहीं है, अब समय नहीं है इतनी चीजों को ज्यादा समझने का, आप फॉर्मूला भी दिमाग में, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कहां पे। फॉर्मूले रट लेते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि फॉर्मूला आया कैसे, या ये फॉर्मूला यूज कहां करना है, ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। चलो टाइम है, अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये C 1 - अल्फा, C अल्फा, C अल्फा हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। Ka इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट H+ आयन A- डिवाइड बाय HA। ठीक है, वैल्यूज रख दो, C अल्फा डिवाइड बाय C 1 - अल्फा, C से C कैंसिल कट गया, 1 - अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हमेशा 1 से छोटा होगा, वीक है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कम ही होगा। तो अल्फा इज लेस देन 1, यानी कि 1 जो है 1 बहुत बड़ा है अल्फा से, तो 1 - अल्फा की जगह पर अपन 1 लिख सकते हैं। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? √K/C। कोई दिक्कत यहां तक? बात सुने, अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देखो नीट में तो कोई टेंशन नहीं है, नीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेग्लेक्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यूज ऑलवेज हम लोग लेस देन 0.1 या 10% से कम लेते हैं। लेकिन जेई वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है। अल्फा की वैल्यूज अगर 10% से कम है तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट कर लें, लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू 10% से ज्यादा है तो फिर नेग्लेक्ट मत करिएगा, फिर यहां पर ये रहेगा 1 - अल्फा रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो इस बात को समझिए। तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C, और Ka/C होगा तो ये तो बात। और H+ आयन कितना हो गया बेटा? H+ आयन इज इक्वल टू C अल्फा। तो अल्फा की वैल्यूज आपने निकाल ली, इस अल्फा की वैल्यूज को उठा के आपने यहां रख दिया। तो H+ आयन इज इक्वल टू कितना हो गया? C अल्फा, और C अल्फा इज इक्वल टू C √Ka/C, अल्फा की जगह Ka/C रख दिया। और अब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, यानी कि √K/C हुआ, और √K/C हुआ तो pH इज इक्वल टू क्या होगा? अब तो क्या करना होगा बेटा? H+ आयन इज इक्वल टू √K/C होगा तो क्या होगा? अरे भाई अब तो लॉग ही निकालना है, निकाल लोगे। तो pH इज इक्वल टू pH इक्वल टू 1/2 pKa माइनस log C। pKa का मतलब क्या होता है? pKa क्या होता है बेटा? माइनस log Ka होता नहीं होता है? बेस 10, तो Pk इक्वल टू माइनस log Ka, तो उसको उठा के यहाँ रख दे। कब लगाना है फॉर्मूला? कब लगाना है फॉर्मूला? तब लगाना है जब आपके पास में वीक एसिड की बात कर रहा हो। जैसे कि मान लेते हैं 0.002 m SCN ये लिया, बहुत सिंपल है। SCN ले लिया, फॉर्मूला लगा लो। क्या पूछा मैंने आपसे? Ka की वैल्यू अगर मैं दे दूं, मैं आपसे पूछूं बताओ इसका pH क्या होगा, ये रहा फॉर्मूला। वीक होना चाहिए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगेगा। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में एक बात और कमाल की है, वो देखो जो नीचे लिखी हुई है। अगर क्वेश्चन में डाइल्यूशन ये अपन एक मिनट पीछे चले गए, सॉरी,
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशंस लॉ में, एक मिनट, हाँ यहीं पर थे अपन, ठीक है, ओके। ये लिखा है ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशंस, डाइल्यूशन इंक्रीज कर दे, मतलब अरे भाई वाटर डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया अपन ने, डाइल्यूशन कर दिया, तो डाइल्यूशन करने का मतलब कंसंट्रेशन लॉस हो गया ना, और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। वीक सब्सटेंस में, वीक कोई भी वीक सब्सटेंस है उसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, लेकिन उसका आयोनाइजेशन जो होगा वो बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा। अब दिमाग में आएगा सर अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस आयन बढ़ेगा क्या? क्योंकि अल्फा बढ़ेगा तो H प्लस आयन बढ़ेगा नहीं, अल्फा बढ़ जरूर रहा है लेकिन C अल्फा जो H प्लस आयन है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन का घटना ज्यादा तेजी से होगा, यानी डिक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ द कंसंट्रेशन जो होगी वो ज्यादा होगी कंपैरिजन द इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ द अल्फा। तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ द C अल्फा इज डिक्रीजेस, तो C अल्फा जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और C अल्फा डिक्रीज करेगा तो H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा है, तो H प्लस आयन डिक्रीज करेगा, यानी कि H प्लस आयन डिक्रीज करेगा, और H प्लस आयन डिक्रीज करेगा तो pH बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, दिमाग में रहेगी बात, ये कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया? डाइल्यूशन में ऐसा होता है। ओके, तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई, टाइप 2 भी समझ में आ गया। ओके, तो चलो टाइप 3 की बात करते हैं। अब टाइप 3 कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं आपके पास में, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। कौन कौन सा बता दिया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज ही टाइम है, आज ही रिवाइज करना है, आज ही मौका है, आज के बाद दोबारा नहीं देखेंगे इस टॉपिक को। ऐसा कर लो कि नीट 2020 या जेईई 2020 का जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे पहले इसको थ्योरेटिकल रूप में नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने और कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, बुक्स में नहीं। ओके ओके, चलो बात करते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 में अब हम मिक्सचर लेके आ रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा? स्ट्रॉन्ग एसिड देख लिया, स्ट्रॉन्ग बेस देख लिया, वीक एसिड देख लिया, वीक बेस देख लिया। अब हम लेके आ रहे हैं मिक्सचर, और मिक्सचर किसका लिया अपन ने? वीक एसिड, मतलब एसिड एसिड मिक्सचर है बेटा, एसिड एसिड मिक्सचर है, दोनों एसिड या दोनों बेस, 2 एसिड या 2 बेस, लेकिन दोनों का नेचर अलग है। एक है भाई साहब वीक और एक है भाई साहब स्ट्रॉन्ग। अब भाई H प्लस आयन तो दोनों देंगे, वीक एसिड भी H प्लस आयन देगा और स्ट्रॉन्ग एसिड भी H प्लस आयन देगा, दोनों H प्लस आयन देंगे। अब दोनों H प्लस आयन देंगे तो उस कंडीशन में pH जब निकालेंगे तो हम कैसे दोनों H प्लस आयन को कंसीडर करेंगे, इस चीज को सीखते हैं। ओके, कंडीशन दिमाग में क्या रखनी है? ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वीक एसिड से ज्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन वीक एसिड से ज्यादा है तो आप एक काम करना, वीक एसिड के कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर लेना। ओके, आप स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंसंट्रेशन है, इससे जो H प्लस आयन रिलीज हो रहा है उससे pH कैलकुलेट कर लेना। क्या कहा? वीक एसिड का कंसंट्रेशन छोटा है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण हम जो pH है, यानी जो देखो आएंगे बेटा दोनों तरफ से H प्लस आयन, लेकिन एक जगह पर H प्लस आयन जहां से रिलीज हो रहे हैं उसका कंसंट्रेशन हाई है। वीक सब्सटेंस के थ्रू या वीक एसिड के थ्रू जो H प्लस आयन रिलीज हो रहे हैं उनका कंसंट्रेशन लो है, तो उसके कंपैरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां से H प्लस आयन निकाल देंगे। ओके, तो pH आयन जाएगा। ये सब मैं क्वेश्चंस बात कर रहा हूं जेईई मेंस और नीट के लिए, जेईई मेंस एंड नीट, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना, एडवांस में बात नहीं कर रहा हूं। ये जेईई वहां केस अलग होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन आगे बताएंगे, आपका यहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर जो H प्लस आयन है वो आपको कहां से निकालना है? स्ट्रॉन्ग
एसिड से। H प्लस आयन ले लो, नेग्लेक्ट कर लो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। C1 का मतलब इसका कंसंट्रेशन। ओके, सेकेंड, अगर कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कम है और कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड ज्यादा है, इक्वल भी कर सकते हैं, कभी कभी इक्वल भी हो जाए, तो इक्वल या लेसर देन हो जाए, यानी कि वीक एसिड का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से ज्यादा हो जाए या फिर वीक एसिड का कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर हो जाए। अब बेटा इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो जो H प्लस यहां से आएगा वो भी कहीं ना कहीं इस पर भारी पड़ेगा। क्लियर है? अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यहां कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते। अब जब यहां नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? तो बेटा ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। क्या फॉर्मूला है? पढ़ लो इसको एक बार। H प्लस आयन इज इक्वल टू C1 प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 4Ka की इंटू C डिवाइड बाई 2। इसमें वाटर का भी यूज हो गया, ठीक। Ka इंटू C इज इक्वल टू KW, वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर के जो आयनिक प्रोडक्ट है वो भी यूज हो गया, बट Ka इंटू C दिमाग में रखो। Ka जानते होगे, Ka क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। C1 क्या है? C1 है कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन C1, वीक एसिड का कंसंट्रेशन C2। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन C1, वीक एसिड का कंसंट्रेशन C2। तो फॉर्मूला ध्यान रखो, C1 प्लस अंडर रूट C1 स्क्वायर प्लस 4Ka इंटू C2 डिवाइड बाई 2, 4Ka इंटू C2 बाई 2। बोलो बेटा, कोई डाउट? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई है? ओके, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो अपन ने टाइप 3 भी कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? एक बार देख ले जरा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल। चले अब एक चीज और, इतना पढ़ लिया आप लोगों ने, तो एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं। देखिएगा, बेसिकली अपनी विद्या ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है नीट 2020 और जेई 2020 के लिए, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज बेसिकली आपके सेल्फ असेसमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपको कितनी चीजें प्रॉपर आपकी क्लियर है, प्रिपेयर है, उन सारी चीजों को, और आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि आप किस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, इन सभी चीजों को डिफाइन करती है। ओके, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ब्रीफ ये है कि आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे www.apnividya.com, www.apnividya.com, ठीक है। आप जब गूगल करेंगे तो उस कंडीशंस में आपको ये पेज खुला हुआ दिखेगा, पहचान लें ये पेज, पैशन फॉर लर्निंग अपनी विद्या। और इसमें आपके पास में जेई 2020 ये देखिएगा, ये कोर्स आपको दिखेंगे फ्रंट पे ही, और नीट 2020 रिवीजन। इसमें 3 चीजें हैं बेटा। एग्जाम है जो आपको देने हैं, आपको शॉर्ट पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ समझ रहे हैं ना, चैप्टर शॉर्ट चैप्टर नोट्स कह सकते हो आप इसको, चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा, और वीडियोस आपको मिलेंगे। ये जो वीडियोस हैं ये और कुछ और भी वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे वहाँ पे, आप उन वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में है, जेई 2020 और नीट 2020 दोनों में ये रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है या लॉगिन कैसे करना है। तो इसको मैं बताता हूं कि आपको कैसे लॉगिन करना है। देखिए, आप जब इसमें क्लिक करोगे, किस में क्लिक करोगे, आप किसी में भी क्लिक करोगे, इसमें चाहे क्लिक करो और चाहे इसमें क्लिक करो, और जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में लॉगिन टू योर रजिस्टर अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब वो अकाउंट बनाने के लिए करना क्या है, यहां नहीं जाना है आपको, सबसे पहले रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है,
इस रजिस्टर नाउ को आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब रजिस्टर नाउ को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मोबाइल नंबर के लिए OTP जनरेट करने के लिए एक पेज खुलेगा। इसमें आप अपना फोन नंबर डाल देंगे। ठीक है, इसमें फोन नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, आपको एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, OTP सेंड कर दिया जाएगा। OTP सेंड करेंगे तो OTP आप यहां डाल देंगे इस जगह पर, और जब OTP यहां पर डालेंगे तो आप वेरीफाई कर देंगे उसको। ठीक है, फिर इसको क्लिक कर लेंगे। पहले यहां डालने के बाद यहां पर आप उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेंगे तो आप वेरीफाई हो जाएंगे, और जब वेरीफाई हो जाएंगे तो फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली अब आपको रजिस्टर करना है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, समझ रहा है। ये पेज खुलेगा आपके सामने, नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, पिन कोड है, सिटी है, स्टेट है, क्लास है, स्ट्रीम है, ये आपको डालना है। और यहां पर जो मेल आईडी आप डालेंगे, देखिए यहां पर आप अपनी मेल आईडी डालेंगे। ओके, और यहां पर एक पासवर्ड आप डालेंगे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक मेल आईडी आपको ध्यान रखनी है और एक पासवर्ड ध्यान रखना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। बस जैसे ही होंगे तो आप साइन अप, नीचे जो साइन अप है इसको साइन अप कर देंगे। क्या करना है फिर से बता रहा हूं, पेज भरना है, मेल आईडी और पासवर्ड। और अगर पासवर्ड आप जो है दूसरा डालना चाहते हैं, आप कोई भी पासवर्ड रैंडमली बना के डाल सकते हैं जो इससे मैच कर जाए, जो नीचे एक लाइन लिखी है ना, इससे मैच करते हुए होना चाहिए। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप अपनी ओरिजिनल मेल आईडी का पासवर्ड डाल दें, जरूरी नहीं। आप कोई भी मेल आईडी का अपनी कोई भी आप रैंडमली पासवर्ड बना सकते हैं इसके लिए स्पेशली। ओके, तो जब आप इसको करेंगे तो अब आपके पास क्या होगा, फिर से वो पेज खुल जाएगा जो स्टार्टिंग में खुला हुआ था। अब स्टार्टिंग में जब आप लॉगिन करोगे तो अब यहां से आपका एग्जाम ओपन हो जाएगा। आप पीडीएफ देखना चाहते हैं, पीडीएफ देख सकते हैं। आप वीडियोस देखना चाहते हैं, इस जगह पर वीडियोस देख सकते हैं। आप जेई के अगर हैं तो जेई का ही आप ओपन कर पाएंगे, नीट का नहीं ओपन कर पाएंगे। और अगर आप नीट ने आपने अपने वहां पर फॉर्म में अगर नीट भरा हुआ है तो फिर आप नीट ओपन कर पाएंगे, जेई नहीं कर पाएंगे। मतलब एक लॉगिन से एक ही चीज होगी, या तो ये या ये। तो ये बी केयरफुल, जेई, पीसीएम, पीसीबी सिलेक्ट करते समय ध्यान रखिएगा। और 12th पास आउट और पीसीएम और पीसीबी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, जब आप इसको कर देंगे तो फिर आपके सामने ये पेज खुलेगा एग्जाम। अब इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं, इसमें 60 क्वेश्चन पेपर है, 60 क्वेश्चन पेपर है। और 60 क्वेश्चन पेपर कमाल के ऐसे हैं कि अगर 50 बच्चे एक साथ या 100 बच्चे एक साथ भी अगर फर्स्ट पेपर 1 खोलेंगे तो सभी के पास जो पेपर 1 होगा वो अलग अलग पेपर क्वेश्चन पेपर का होगा। समझ में आ गया? मतलब इस तरीके की चीजें हैं, इतने क्वेश्चन उसके अंदर है, आपको भी नहीं पता कि उसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं। तो जब जब आप पेपर देंगे तो आपको क्वेश्चंस नए मिलेंगे। और एक साथ अगर टेस्ट 1 किसी ने खोला तो टेस्ट 1 खोलने का मतलब ये नहीं है कि सबका टेस्ट 1 एक जैसा है, सबका अलग होगा। किसी ने टेस्ट 2 खोला तो सबका टेस्ट 2 अलग होगा, सबका टेस्ट 3 अलग होगा। दूसरी बात, टेस्ट 1 खोलेंगे, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक दिन में यानी 24 आवर में आप केवल एक ही टेस्ट दे सकते हैं। तो 60 डेज आई थिंक आपके बचे हुए भी हैं अगर नीट की बात करें तो 60 क्वेश्चंस पेपर भी आपके पास में और 60 दिन अप्रॉक्स बचे भी हैं। किसी के 50 बचे हैं, जेई के लिए 50 बचे हुए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से वेरिएशन कर सकता है। ओके, तो आपको ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन पेपर पर डे आपको मिलेगा। तो एक क्वेश्चन पेपर जैसे आपने ओपन कर लिया, जैसे मैंने टेस्ट 1 यहाँ पर डार्क हो गया तो इसको अपन ने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस में +4 -4 है। अगर जेई की बात करें तो 25 25 25 है। नीट की बात करें तो 180 जैसे होते हैं वैसे ही है। क्लियर है? 45 45 90, ठीक है, उसी तरह से +4 -1 है। ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट करें, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम का सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नीचे स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट जैसे ही करेंगे आपके सामने
ये पेपर ओपन हो जाएगा। टाइम चल रहा होगा पेपर का, साथ में टाइम चल रहा होगा। आप फिजिक्स का पेपर पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फिजिक्स का कर लें। आप केमिस्ट्री करना चाहते हैं, केमिस्ट्री कर लें। मैथ का करना चाहते हैं, मैथ का कर लें। जैसा आपकी श्रद्धा हो वैसे आप कर लें, जैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या बायो, जो आपको बेटर लगे उससे आप कर लें। करना कैसे, क्वेश्चन आप पढ़ लें, आपको 1 2 3 4 मिलेगा, आपको इन पे क्लिक करना है। अगर 2 सही है 2 पे क्लिक करो, 3 सही है 3 पे क्लिक करो। जैसे इसमें देखो केमिस्ट्री का है, इस पे क्लिक कर रखा है, आप इस पे क्लिक करते चले जाइए। टाइम ऊपर चलता रहेगा, टाइम का विशेष कर ध्यान रखिएगा। जो टाइम मिलता है उसी अकॉर्डिंग आपके पास में टाइम सेट है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आप पूरा टाइम स्लॉट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको लेंगे इस तरह से मैथ का, मतलब जो भी आप सिलेक्ट करें, जूलॉजी बॉटनी है, जूलॉजी बॉटनी आ जाएगी। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो फिर लास्ट में आएगा सबमिट टेस्ट। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आपने कर लिया तो उसके बाद में आएगा यहाँ पर आएगा सबमिट टेस्ट। तो सबमिट टेस्ट जब आप करेंगे, ये सबमिट टेस्ट यहाँ पर आ गया, आप इसको दबा दें। तो जैसे इससे सबमिट टेस्ट से पहले आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सबमिट टेस्ट से पहले अगर आपको लगता है कि यार मेरे ये क्वेश्चन छूट गए हैं या मेरा आंसर हो सकता है वहां पर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप उस जगह पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने सबमिट टेस्ट कर दिया तो फिर उस कंडीशन में फिर चेंज नहीं होगा। ओके, तो सबमिट टेस्ट का मतलब आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, सारी चीजें अटेम्प्ट कर ली, और जैसे ही आप सबमिट टेस्ट करोगे वैसे ही आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखेगा इस तरह का ही रिजल्ट है, कितने अटेम्प्ट किए, टोटल में से कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, प्लस माइनस रैंडमली आपके सामने आ जाएगा। तो रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, अब रिजल्ट जो आ गया फिर ऐसा है आपके सामने एक टेबल बन के आ जाएगी। भाई वो आ जाएगा रिजल्ट, ये जैसे ऐसे भी आ जाएगा, फिर ये टेबल बन के आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टेस्ट 1, इस टाइप की पूरी टेबल बन के आपके रॉन्ग स्कोर जो भी है वो आपका क्लियर होके आ जाएगा। वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये सब सेव रहेगा आपके पास में, आप जब चाहो तब इसके अपने रिजल्ट दे सकते हो, टेस्ट 1 का दे सकते हो, टेस्ट 2 का, टेस्ट 3 का, टेस्ट 4 का, टेस्ट 5 का, ऐसे देख सकते हो। अब पेपर दे लिया, सोल्यूशन भी आ गया, पेपर दे दिया, रिजल्ट भी आ गया। अब रिजल्ट आ गया तो अब क्या चाहिए, सोल्यूशन, कि भाई आपने जो चीज गलत की है वो सही में गलत है कि नहीं है, ठीक है, या क्या गलती कर दी, इस सारी चीजों को चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास में अब आ रहा है सोल्यूशन। ओके, क्या आ रहा है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्लिक करेंगे और जैसे ही सोल्यूशन क्लिक करेंगे आपके सामने पेपर का सोल्यूशन आ जाएगा। वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनका भी सोल्यूशन होगा, और वो क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनका भी सोल्यूशन होगा। चाहे वो सही हो गए आपकी, चाहे वो गलत हो, सबका होगा। ओके, तो इस तरीके से ये कंडीशन आपके सामने बनेगी, इस तरीके की चीजें बनेगी। क्लियर है, बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, तैयार है आप लोग, इस चीज के लिए तैयार है, पेपर देने के लिए तैयार है? पेपर दीजिए, रोज दीजिए, एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए, रैंडमली क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है। आप पेपर देखें, अपना असेसमेंट देखें, और फिर अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको क्वेश्चंस पेपर में ही डाउट हो रहा है, किसी क्वेश्चंस में डाउट हो रहा है, तो अपनी विद्या की साइट में जाकर आपको एक फ़ोन नंबर मिल रहा है, एक फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं, या साइट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके सामने एक क्वेश्चंस के लिए एक बना हुआ प्लेटफॉर्म, वहाँ पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीफोनिक भी पूछ सकते हैं। तो आपको वो सारी जो भी दिक्कतें होंगी वो सारी दिक्कतें आपकी क्लियर होंगी। ओके, समझ में आ गया? तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी थी, इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ओके, देन आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो कहाँ तक हम पहुँच चुके थे बेटा, कहाँ तक हम लोग आ चुके थे? हम लोग आ चुके थे टाइप 3 तक। ओके, 1 मिनट टाइप 4 को देखिए, फिर मैं 1 मिनट में फिर से स्टार्ट करता हूँ।
हाँ जी, तो बात करते हैं टाइप 4। तो टाइप 4 में देखिएगा, देखिए टाइप 3 में भी क्या था, मिक्सचर था। मिक्सचर किसका था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब टाइप 4 में हम क्या देखेंगे, फिर से हम मिक्सचर देखेंगे, लेकिन यहां पर क्या, यहां पर दोनों जो मिक्सचर हो रहे हैं वो वीक हैं, यानी कि 2 वीक एसिड और 2 वीक बेस। जैसे कि मान लेते हैं HCN का एडिशन अपन ने कर दिया एसिटिक एसिड के साथ, दोनों भैया वीक हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी कमाल की चीज ये है कि दोनों नेचर सेम होंगे। अब कहोगे सर वीक एसिड वीक बेस होता तो क्या होता, आगे बताऊंगा, यहां नहीं लेना है उसको। अभी हमने वो कॉन्सेप्ट लिखा है जहां पर दोनों वीक हैं, सेम नेचर के हैं, उनका अगर एडिशन होगा तो क्या होगा। तो बेटा एक बहुत लंबा चौड़ा आपके सामने दिख रहा होगा, ये जेई वाले समझ रहे होंगे, नीट वालों को जरूरत नहीं है वैसे। ओके, चलो बता देता हूं। देखो मान लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 एसिड देखें, एक HA1 है एक HA2 है। तो ये HA1 है ये HA2 है, इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। C1 1 माइनस अल्फा 1, यानी कि इसका डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन है, HA1 का आयोनाइजेशन अल्फा 1 है, HA2 का आयोनाइजेशन अल्फा 2 है। क्लियर। तो यहां से करेंगे तो H प्लस आयन A माइनस आयन, A माइनस आयन कितना हो गया C1 अल्फा 1, यहां पर A माइनस 2 आयन A2 माइनस आयन कितना C2 अल्फा 2। अब H प्लस आयन क्योंकि बेटा सेम कंटेनर में पड़े होंगे तो टोटल H प्लस आयन कितना हो जाएगा, इसका प्लस इसका, इसका प्लस इसका, इसका प्लस इसका, मतलब C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। बट बेटा ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो, काम खत्म। यानी कि जब 2 वीक एसिड मिलाए जाएंगे तो H प्लस आयन जो होगा वो बेसिकली होगा C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। C1 का कंसंट्रेशन मतलब इसका, C2 का कंसंट्रेशन इसका, अल्फा 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका, या आयनाइजेशन इसका, बस हो गया, यही है इस पूरे का सार ही है। लेकिन आगे बता देते कि A1 क्या होगा बेटा, कि A1 होगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा। कि A2 क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा। अगर कहीं पर KA1 डिवाइड बाय KA2 कर दिया जाए, यानी कि KA1 डिवाइड बाय KA2 कर दिया जाए तो क्या होगा, अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा 2 होगा। अगर कहीं पर पूछा जाए ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड करोगे ये चीजें कैंसिल। अच्छा इसमें क्या है, देखो C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया, C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसा कि हमको पता है अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत ही छोटे हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 छोटे हैं तो 1 माइनस अल्फा 1 क्या होगा, अप्रॉक्स 1, 1 माइनस अल्फा 2 क्या होगा, अप्रॉक्स 1, दोनों का अप्रॉक्स 1, तो देन ये आ गया। अब डिवाइड कर दो, फिर वही बात H प्लस आयन निकालना है तो मैंने बोला ना ये होगा। अच्छा जब H प्लस आयन निकालना है तो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 होगा। यहां से अल्फा 1 की वैल्यू निकाल लो, इस जगह से अल्फा 1 निकाल लो, इस जगह से अल्फा 1 निकालोगे तो अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कि A1 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। उसको यहां रख दो अल्फा 1 की जगह पे, वही काम यहां करना है। ठीक, यहां करना है, ये वैल्यूज रखनी है, ये वैल्यूज रखनी है, और जब ये वैल्यूज रखोगे तो लास्ट में आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। बेटा 2 फॉर्मूले दिमाग रखो, बस बात खत्म हो गई। एक फॉर्मूला ये दिमाग में रखो और भैया एक फॉर्मूला ये दिमाग में रखो, बस खेल खत्म। C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 H प्लस आयन। H प्लस आयन अगर अल्फा नहीं दे रखा है तो K1 K2 दे रखा होगा, C1 K1 प्लस C2 K2, बस इसके आगे कुछ नहीं, इतना दिमाग में रखो। कैसे आया, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, PhD नहीं करनी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन देखना है। बहुत पढ़ लिया हमने, बहुत पढ़ लिया, पढ़ी आ रहे, लगातार पूरे साल पढ़ रहे, समझ रहे, खूब पढ़ के आए हो, बहुत मेहनत किया आपने। लेकिन मेन मुद्दा पकड़िए कि मुद्दा क्या था, बस ये ध्यान रखना है। कर लोगे, केस कंप्लीट, कोई डाउट, चले आगे।
ओके आगे चलते हैं, अगले वाले केस में चलते हैं। चलो बेटा मेरे साथ, अगला केस भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट टेंशन लेने का नहीं। देखो अगला केस क्या है। अगला केस है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। पॉलीप्रोटिक वीक, अभी तक तो मोनोप्रोटिक चल रहा था। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड में से मान लेते हैं, मान लिया जैसे कि आपके पास में H2S ले लिया जाए, H2S, तो भैया H2S जो है वो पॉलीप्रोटिक है। पहले H प्लस आयन निकालेगा प्लस HS माइनस, और सेकेंड में HS माइनस जो होगा वो निकालेगा H प्लस प्लस S माइनस 2। बता वीक एसिड भी बेटा एक से ज्यादा H प्लस आयन निकाल ले तो क्या करना है। देखो सब कुछ आपके सामने रखा हुआ है, अल्फा 1 रखा है, K1, अल्फा 2, K2। आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन बेसिकली कैसे आते हैं। मैं बात कर रहा हूं जेईई मेंस और नीट की। फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, देखो बेटा यहां पर दो डिसोसिएशन कांस्टेंट होंगे। जब ये टूटेगा तो डिसोसिएशन Ka1 होगा, यहां पर Ka2 होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंड सेकेंड आयनाइजेशन। ओके समझ में आ गया। तो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन द सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट डिसोसिएशन वीक एसिड के लिए। तो Ka2 को तो कभी लेना ही नहीं, छोटा है तो नेग्लेक्ट कर देना। फर्स्ट को पकड़ो, है ना, फर्स्ट को पकड़ो। क्लियर। अब जो एसिड होगा उसका कंसंट्रेशन गिवन होगा आपके पास में, C गिवन होगा कि नहीं होगा, उसका कंसंट्रेशन गिवन होगा। और बस कुछ नहीं करना है, आप एक फॉर्मूला था pH इज इक्वल टू, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, कहां गए, इधर है। pH इज इक्वल टू फॉर्मूला याद आ रहा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का। क्लियर है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का जो फॉर्मूला था ना, उसमें बस जहां पर Ka था वहां पर Ka1 रख देना। क्या कहा मैंने, जहां पर Ka था, दिखा रहा हूं मैं आपको, जहां पर क्या था फॉर्मूला, pH इज इक्वल टू 1/2 pK माइनस log C। तो जहां Ka था वहां Ka1 रख दो बस, और C की जगह क्या रख दो, कंसंट्रेशन रख दो, बस इतना काम करना है। क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें Ka1 की जो वैल्यूज है वो Ka2 से बड़ी है, तो Ka1 जो होगा वो Ka2 पर होगा और K2 को हमेशा नेग्लेक्ट करना। आगे कि आप इसको निकाल सकते हैं, ये मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 आपके सामने लिखा है, पढ़ाया होगा आपको ये, लेकिन ओवरऑल जो इसका रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट यही है। आप एक काम ये कर लो, H प्लस आयन इज इक्वल टू दिस कर लो, C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। हालांकि यहां पर देखो वही चीज जो मैं आपने कहना चाह रहा था, वो ये देखो, ये है आपके सामने, K2 इज लेस देन K1। तो K2 इज लेस देन K1 है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर आपका Ka1 वहां पर था वही K1 यहां ले लो। तो K1 इज इक्वल टू C अल्फा 1 डिवाइड बाय अल्फा। तो यहां पर देखो 1 माइनस अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Ka1 इज इक्वल टू यहां कितना है, Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा 1 स्क्वायर हो गया, और अल्फा 1 इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट Ka1 अपॉन C। और H प्लस आयन कितना होगा, H प्लस आयन इज इक्वल टू C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। अल्फा 2 तो नेग्लेक्ट है, मतलब C अल्फा 1 अल्फा 2 नेग्लेक्ट होगा, छोटा है ये, तो अल्फा 1 अल्फा 2 छोटा, C से मल्टीप्लाई वैल्यू हट गई है, तो यानी H प्लस आयन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C अल्फा 1। तो यहां से अल्फा 1 को यहां रखोगे तो H प्लस आयन इज इक्वल टू यहां हो जाएगा C हो जाएगा इनटू अंडर रूट Ka1 बाई C। और ये वही है बेटा जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में आया था, यानी कि H प्लस आयन इज इक्वल टू यहां पर आ गया, अंदर लेके आ जाओगे इसको तो ये हो जाएगा Ka1, ये अंदर जाएगा। क्लियर हो गया, कर लोगे ना इसको, C स्क्वायर ये कट गया तो Ka1 इंटू C, बस वही तो है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि घबराना नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर मिल जाए, पॉलीप्रोटिक मिल जाए
तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। समझ गए बेटा, क्लियर हो गया। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखा था, इसका आया था 0.02 m H2S और Ka1 की वैल्यू दे रखी थी, Ka2 की वैल्यू दे रखी थी, ठीक है, और pH पूछा गया था। तो Ka2 की वैल्यू दे रखी, देने दो यार, कोई जरूरत ही नहीं है, वो हमेशा छोटा रहेगा, Ka1 हमेशा बड़ा रहेगा, बस pH निकालना है। तो Ka1 से मतलब रखना है और इसके कंसंट्रेशन से मतलब रखना है, ठीक, इतना रखना है, ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है, घबराओगे तो नहीं, हो गया ना, समझ में आ गया। चलो 5 हो गए, टाइप 6 में चलते हैं। टाइप 6 में आते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस तो आप जानते होंगे, सॉल्ट को वाटर में डाला जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एसिड और बेस बनता है। अब वो एसिड और बेस जो बनता है वो क्या बन सकता है, तो उसकी कैटेगरी है, मालूम है आपको कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, भाई 4 कैटेगरी डिसाइड हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। तो 4 कैटेगरी डिसाइड होती है, इसमें पहली कैटेगरी आपके सामने लिखी है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, जैसे CaSO4 है या NH4Cl है, NH4Cl ले लो या ये कंडीशंस ले लो, आप इसमें वाटर में डालो, जैसे ये है, आप इसको डालो वाटर में, तो वाटर में डालोगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस 2HCl। तो ये क्या बन गया, वीक बेस, ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ Cu होना चाहिए था वैसे तो, ओके चलो कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस पर ज्यादा फोकस मत करना एग्जाम्पल पर, आप इधर फोकस करना, ठीक है। मान लेते हैं ये कैटेगरी आपके सामने ये है, कौन सी कैटेगरी है आपके सामने, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाली कैटेगरी है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाली कैटेगरी है, तो इसमें क्या कंडीशन करेंगे उसको देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें, ये फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये 4 फॉर्मूले जो है ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये 4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। पहला फॉर्मूला KH इक्वल टू KW डिवाइड बाई KB। KW होता है आयनिक प्रोडक्ट, KW जो है वो है आपका आयनिक प्रोडक्ट, ओके, ये KW आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट। KB क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक है, ये KB हो गया। KH क्या होता है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो यहां पर फॉर्मूला कैसे दिमाग में रखना है, देखो फॉर्मूले कैसे ध्यान रखना है, यहां वीक कौन है, बेस है वीक, KH इज इक्वल टू KW, ये तो दिमाग में रखना KW होता ही होता है। डिवाइड बाई जब आप करोगे, जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने में जो वीक होगा उसका कांस्टेंट ले आना, यहां पर बेस वीक है ना तो KB आ जाएगा, अगर एसिड वीक होता तो Ka आ जाता, दोनों वीक होते Ka इंटू KB आता है। बोलो पहला फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा, यहां पर सेकंड कंडीशन है KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर होता है, CH स्क्वायर, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर सुना है अपन ने, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर सुना है, तो KH इज इक्वल टू क्या हो गया, CH स्क्वायर, H ये कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है तो उस जगह पर ये फॉलो होगा। तो KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर हो गया। अब H इज इक्वल टू कितना होगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट KH अपॉन C। बोलो हाँ या ना, ये हो गया। और H इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C हुआ, तो KH इक्वल टू KW डिवाइड बाई KB हुआ कि नहीं, रख दोगे इसको, तो ये फॉर्मूला भी तैयार बेटा, ये भी तैयार, ये भी तैयार, एक ही याद रखो, सारे याद हो जाएंगे। तीसरा, H प्लस आयन इज इक्वल टू CH। एक बार मुझे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, ये एसिडिक है ना सोल्यूशन का, तो नेचर एसिडिक सोल्यूशन है, जो जिसका सोल्यूशन होगा उसका CH कर दो, अगर बेसिक होगा तो OH, यहां पर क्या होगा, OH माइनस इक्वल टू CH हो जाएगा। C की वैल्यूज आपको पता ही है, H की वैल्यूज उठा के पटक दो नीचे, आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या देखना है, हाइड्रोलिसिस, साल्ट की हाइड्रोलिसिस, दोनों में से कौन वीक है पहले वो पता कर लो। कौन वीक है? वीक बेस है। जो वीक होगा KH इज इक्वल टू KW, जो वीक होगा उससे डिवाइड करना, पहला फॉर्मूला। नंबर 1, नेचर कैसा है सोल्यूशन का? नेचर कैसा है सोल्यूशन का? या एक काम करो, H कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या देना है? KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। KH की वैल्यू उठा के रखोगे, H की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। थर्ड, नेचर कैसा है सोल्यूशन का? एसिडिक होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर होगा एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो उस एसिडिक की जगह पर क्या कर, एसिडिक इज इक्वल टू CH कर दो, H की वैल्यू उठा के नीचे रख दो, ये होगा, उसका लॉग ले लो, ये आ जाएगा, बात खत्म, खत्म बात, क्लियर। 7 माइनस 1/2 pKb माइनस 1/2 log C। 7 माइनस होगा, क्यों माइनस होगा? pH की वैल्यू लेस देन 7, बात खत्म, सिंपल। अब देखो यही कॉन्सेप्ट अपन आगे वाले में लेते हैं, देखो आगे वाले में चलते हैं। आगे वाले में क्या कंडीशन है? अब हमारे पास में क्या है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब नेचर सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक। वीक कौन है? एसिड, KH इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई KA, आ गया, फॉर्मूला वही था। H इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, होता ही होता है, देखो हो गया, वही फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था? नेचर कैसा है इसका? नेचर कैसा होगा? बेसिक, OH माइनस आयन इज इक्वल टू CH, रख दो यहाँ पर, क्लियर। बस आगे सॉल्व करना है, OH माइनस आयन हो गया तो H प्लस आयन कर लोगे आप, बस फॉर्मूला आ गया, हो जाएगा ना। H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इज इक्वल टू KW, बस OH माइनस आयन आ गया, H प्लस आयन निकाल लोगे, सॉल्व हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? कर लोगे? थर्ड ले लो, चलो। दोनों वीक है, दोनों वीक है, दोनों वीक है, ओके, दोनों आ जाएंगे, K इंटू KB आ गया, दोनों वीक है। अब यहां पर जब दोनों वीक हो तो उस कंडीशन में C कंसंट्रेशन का काम नहीं है। जब दोनों वीक हो तो कंसंट्रेशन काम नहीं है, दोनों में से कोई एक अगर वीक है तो काम है, दोनों वीक है तो काम नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी काम नहीं है, बताऊंगा आगे। C नहीं लेना है तो KH इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा सीधे सीधे H स्क्वायर, और H इज इक्वल टू अंडर रूट KH, ये फॉर्मूला लगा लो, बस H इज इक्वल टू दिस, कर लोगे भाई। H इज इक्वल टू अंडर रूट KH आ गया, और H आयन वीक एसिड से, KW K अपॉन KB, K इंटू H, सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है भाई, पढ़ा हुआ है आपने, बहुत सिंपल है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा याद, खेल खत्म, कर लोगे सभी फॉर्मूले। और अब लास्ट पॉइंट लेके आ रहा है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। हाइड्रोलिसिस कब होती है? हाइड्रोलिसिस तब होती है जब कोई एक वीक हो या दोनों वीक हो तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म कर रहे हैं, मतलब अगर अपन पेपर में देख रहे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी कि किस कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस होगी और किस कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोलिसिस होगी मतलब उसमें से कोई एक सब्सटेंस वीक अगर आ रहा है तो हाइड्रोलिसिस होगी, और अगर उसमें से कोई वीक नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अच्छा, कभी कभी एक और क्वेश्चन आता है कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है और एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्या होती है। तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का मतलब कैटायन जो है वो वीक सब्सटेंस बनाते हैं। अब कैटायन वीक सब्सटेंस क्या बनाएगा? कैटायन है, सपोज द कैटायन मतलब A प्लस है, A प्लस आया है तो ये वीक सब्सटेंस क्या बनाएगा? इसका मतलब OH माइनस आयन, इसका मतलब ये OH माइनस आयन के साथ ऐड होगा तो ये क्या बनाएगा? AOH बनाएगा, और ये वीक बनाएगा। अगर ऐसा कहीं हो जाए, क्या अगर किसी सब्सटेंस में कैटायन वीक बेस बना रहा है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। और किसी एनायन अगर ले लें,
अगर कोई एनायन अब A माइनस है तो क्या करेगा, H प्लस आयन लेगा, तो ये क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा। बात को समझना, अगर ये वीक एसिड बना रहा है तो इसका मतलब ये एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी। समझ गए, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, थक तो नहीं गए हो, बिल्कुल नहीं ना। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस, इस पर भी क्वेश्चन आता है, कर लोगे, ठीक है। तो ओवरऑल अपन ने एक चीज ये डिस्कस कर ली, इसमें नहीं होता है तो इसके लिए पीएच की वैल्यूज कितनी होगी, पीएच की वैल्यूज ऑलवेज 7 होगी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो पीएच की वैल्यूज 7 होगी। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अगले आर्टिकल। अब छोटा टॉपिक बचा हुआ, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब अपन ने यहाँ पर काफी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है, विच रेसिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, यानी कि अगर आपके पास में कोई एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर अगर हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या स्मॉल अमाउंट में अगर हम बेस को डाल दें, डालने पर अगर उस सॉल्यूशंस के पीएच में चेंज ना हो, ऐसा होता तो नहीं है, चेंज तो होता है, बहुत माइनर चेंज होता है, लेकिन वो कंसीडर नहीं होता, तो इसलिए हम उस कंडीशन पे, अगर ऐसी कहीं पर कंडीशन होती है तो उसको हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन विच resist the change of pH by the addition of small amount of strong acid or strong base is called to buffer solutions। okay, तो buffer solution basically दो टाइप के होते हैं। buffer solution एक simple buffer solution और mixed buffer solution। simple buffer solution basically हम किन को कहते हैं, simple buffer solution हम उनको कहते हैं जो कि weak acid और weak base का composition form होते हैं, यानी कि जो solution जैसा compound जिसके अंदर weak acid weak base या ऐसा salt का formation हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल बफर सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है, अगर हमें इसका पीएच निकालना है तो पीएच कौन सा निकालना है, 7 + 1/2 pKa - pKb। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, जब वीक एसिड साल्ट हाइड्रोलिसिस में बात कर रहे थे, साल्ट हाइड्रोलिसिस में जब हम लोगों ने बात करी वीक एसिड और वीक बेस का, अगर हम जब पीएच कैलकुलेट कर रहे थे, वही चीज यहाँ पर भी है। तो सेम कंडीशन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंपल बफर सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, वो चीज यहाँ पर आ गई। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें क्वेश्चन किस पर बनता है, क्वेश्चन इस पर बनता है, मिक्स बफर सोल्यूशन पे बनता है। दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन, बेसिक बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, बफर सोल्यूशन की कंडीशन है बेटा, आपके पास में वीक एसिड होना चाहिए और प्लस इट्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। अगर ऐसा आपके पास में कहीं है तो इसका मतलब वो एसिडिक बफर है, यानी कि वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट या उसका कॉन्जुगेट या इसका सॉल्ट फॉर्म अगर आपके पास में है तो उसका मतलब वो एसिडिक बफर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप HCN प्लस क्या ले लो, NaCN। क्लियर, ये आपके पास है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा बफर सोल्यूशन है। तो क्या पहचानना है आपको बफर सोल्यूशन के लिए, आपको वीक पहचानना है, वो सब्सटेंस वीक और होना चाहिए और उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो जैसे कि HCN हमारे पास वीक एसिड है और CN- इसका कॉन्जुगेट है और NaCN जो है इसका सॉल्ट है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसिडिक बफर होगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, आपका वीक बेस होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो वीक बेस ले लो और उसका कॉन्जुगेट ले लो। क्लियर, अगर ऐसा है तो उसका मतलब वो बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं, pH = pKa + log salt upon acid। ये देखो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन साल्ट का कंसंट्रेशन एक ही है, उसको हम एक ही चीज मानते हैं। तो pH = pKa, pKa क्या होता है, दैट इज -log Ka, ये होता है, ये ले लेंगे आप। तो pH = pKa + log salt upon acid। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए बात करें, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए pOH pKb प्लस log salt upon base, बस इतना फॉर्मूला ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन आपके पास में गिवन होगी, क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, उस वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, K और Kb की वैल्यूज आपके पास में होगी और pH की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। तो ये रहा आपके पास में मिक्स बफर के क्वेश्चंस। ओके, अब हम बात करते हैं अगले पड़ाव में, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या होता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, उसका अमाउंट इन मोल पर लीटर, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो कोई सब्सटेंस कितना सॉल्युबल हो रहा है वो सॉल्युबिलिटी लेते हैं। यहां पर जो हम सब्सटेंस लेते हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब वेरी लेस सॉल्युबल।
लेसर अमाउंट में सॉल्युबल, अच्छी सॉल्युबिलिटी नहीं, अच्छे सॉल्युबल नहीं, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्युबल। तो सॉल्ट को अपन ने किसी सॉल्वेंट पे डाला, बेसिकली वाटर में डाला, डालने पर वो कितना अमाउंट सॉल्युबल होता है वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, और उसके प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस आपको दे दिया जाएगा जो कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा जाएगा। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल अगर सॉल्युबल सॉल्ट है, उसका अगर मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछना हो, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास में है AXBY, जनरल लिया AXBY है, तो इसको अगर हमने कहा कि बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो S इज द सॉल्युबिलिटी, X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट, ये इसका कोफिशिएंट है, KSP मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा। कैसे करते हैं आपको मैं ऐसे समझा देता हूं, पता है आपको, ठीक है, समझा देता हूं, लेकिन ये है आपके पास में, ये कंडीशन है, ये सॉल्युबिलिटी S है, ये सॉल्युबिलिटी S है, KSP निकालनी है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, S स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट सैचुरेशन वाली कंडीशन को लेके सॉल्व करते हैं, वैसे ही तो है ये। हम मान के चल रहे हैं कि इस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन पे है, किस पे है, सैचुरेटेड कंडीशन, मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्युबल हो गया। ओके, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास में AB2 है, तो यहां कितना होगा, A+2 2B माइनस, ओके, या S, यहां 2S। तो KSP निकालनी है अपने को, S इंटू 2S का होल स्क्वायर, कर लोगे ना, सिंपल है, सो सिंपल, 2S का होल स्क्वायर 4S क्यूब आ जाएगा। तो AB2, AB3, A2B3 आपको कंपाउंड दे रखा होगा, आप उसमें सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी S मानने अगर है या गिवन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने, कोई इश्यू नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला आपके पास में आएगा, कोई कंपोनेंट दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। जनरल फॉर्मूला आपके सामने है, KSP इक्वल टू दिस, ये आप रख सकते हैं, वैसे आप चाहे तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे जनरली सॉल्व करते हैं। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर है। ओके, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की जो डिमांड होती है वो आती है प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन कब होता है, प्रेसिपिटेशन तब होता है जब सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, यहां पर एक सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट पे अपन ने कोई सॉल्यूट डाला, बात को समझिएगा, कोई सॉल्यूट डाला, उसकी हमें एक लिमिटेड अमाउंट पता है कि भैया इतना सॉल्युबल हो सकता है। पानी था, उसमें हमने माना कि कोई हमारा कंपोनेंट A है, हमने कहा भैया इस पानी में ये 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता। तो 5 ग्राम से ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो सकता, इसका मतलब जो 5 है वो इसकी KSP है। अब आप ले आए कितना, 8 ग्राम, बोले हम तो भैया 8 ग्राम डालेंगे, हम कहेंगे डाल दो भैया, बिल्कुल डाल दो, 8 ग्राम डालोगे, ठीक, कितना घुलेगा, 5, बचेगा कितना, 3 ग्राम। जो 3 ग्राम रिमेनिंग है आपके पास में है वो बनाएगा प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब जो 8 आप लेके आए वो है आपका आयनिक प्रोडक्ट। जो मैक्सिमम सॉल्युबल होगा वो हो गया KSP। तो प्रेसिपिटेशन तब बनता है जब IP इज ग्रेटर देन KSP होता है, सीधी सी बात, प्रेसिपिटेशन बनता है। IP इक्वल टू KSP होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा। बहुत बड़ी बात बोल गया, नीट पे क्वेश्चन आया था कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन व्हेन द प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट। तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट का मतलब है कि जब KP और KSP बराबर होंगे या जस्ट बढ़ेंगे, तो उस जगह पर प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट होगा। लेकिन प्रेसिपिटेशन होगा कहां, प्रेसिपिटेशन होगा जब IP इज ग्रेटर देन KSP होगा। ये बात समझ में आ गई, याद आ गया ना, क्वेश्चन याद आ गए, ये है ना, आप लोग क्वेश्चन आए थे,
जेई में भी क्वेश्चन आया था, बन चुके। CaF2 का क्वेश्चन बना हुआ है, याद आ रहा है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट है। अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे कि भाई इसमें कंसंट्रेशन किसी का कैलकुलेट करना होगा, आप कर लोगे। बोलो कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? ओके। एक चीज और बनती है, चलो बस उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज बनती है कॉमन आयंस ऑन सॉल्युबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होता है कॉमन आयन? कॉमन आयन में होता है कि जब मान लेते हैं कोई एक वीक सब्सटेंस है, मान लेते हैं ये वीक सब्सटेंस है, इसी वीक सब्सटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस डाल दो। वीक मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, उसको डाल दो। और उसका आयंस अगर कॉमन है तो उस कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इधर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो क्योंकि ये रिवर्स नहीं है, ये रिवर्स है, तो उस कंडीशन पे इसका डिसोसिएशन जो इधर हो रहा था वो डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये है कॉमन आयन इफेक्ट। यानी एक वीक में एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक में एक स्ट्रॉन्ग, कॉमन आयन इफेक्ट। यानी कॉमन आयन इफेक्ट अगर कहीं पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, पूछा जाए बता कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो, तो भैया उसमें एक वीक होना चाहिए, एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आयन कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट वन ही रहेंगे। ठीक है, ये कंडीशन रहेगी। तो ये कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट से केएसपी पे क्या प्रभाव पड़ता है? होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में जो आया हुआ क्वेश्चन था वही समझाता हूं। CaF2 दिया था, इस CaF2 में इसकी KSP दे रखी थी और CaF2 में 0.1 m NaF डाला था। पूछा गया व्हाट इज द सॉल्युबिलिटीज। अब इसमें एक क्वेश्चन ये था व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहां पर CaF2 की अगर डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी निकालनी हो, अगर ये वाटर में सॉल्युबल होता तो ये अगर वाटर में सॉल्युबल होता तो AB2 टाइप का होता और AB2 टाइप का KSP इज इक्वल टू कितना होता है? 4S³ होता है। तो यहां से हम KSP की वैल्यू रखते, डिवाइड बाय 4 करते, S³ था, S निकाल लेते हैं। लेकिन वाटर में सॉल्युबल ना होके इसमें हो गया, तो जो भी ऐड किया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और जिसका KSP दिया होगा वो वीक होगा। तो ऐसी कंडीशन पे जब अपन रखेंगे तो CaF2 को कैसे करेंगे? यहां पर रखेंगे Ca+2 और 2F-। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। अब अपन NaF को जोड़ दें तो यहां पर आ गया Na+F-। तो इसका कंसंट्रेशन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो 0.1 ओके। तो अब यहां पर KSP लिखोगे आप, किसकी लिखोगे? CaF2 की। तो CaF2 की KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 इंटू F- का होल स्क्वायर। Ca+2 के कंसंट्रेशन को S मान लो, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, और F- में कितना हो जाए? F- में होगा 2S + 0.1 का होल स्क्वायर, 2S + 0.1 का होल स्क्वायर। अब 2S जो होगा वो हमेशा छोटा होगा 0.1 से, क्योंकि एक चीज समझो, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है मतलब इसका क्योंकि वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, कॉमन है, तो ये हमेशा इसका कंसंट्रेशन भारी पड़ेगा इससे। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, कॉमन आयन होने से इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज भी करेगी, नहीं करेगी? तो उस जगह पर 2S जो होगा, जो भी रिजल्टेंट 2S होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा जो भी ऐड किया गया उससे छोटा होगा। तो नेगलेक्ट कर लो यहां पर। तो नेगलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन पे जब डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यहां पर जो भी उसका KSP है, जो भी आप इसका KSP, आप समझ रहे होगे ना, KSP इज इक्वल टू इस जगह पर S
इंटू 0.1 का होल स्क्वायर। दिख रहा है आपको 0.1 का होल स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन से KSP रखोगे, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट लगता है, ये लगता है कॉमन आयन में। याद आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बोलो बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट यहां तक? तो समझ में आ गया आपको? तो ये बात हमने किसी की कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी की। तो ये रहा आपके पास में सॉल्युबिलिटी पॉइंट। बोलिए, कोई डाउट यहां तक? कर लेंगे ना ऐसे? किए हैं क्वेश्चन आपने, और सॉल्युबिलिटीज को थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन मतलब 2 ही 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से करिएगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी से ही क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन देखे जाए तो अगर इस चैप्टर की बात करें तो 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन की जो बनने की पॉसिबिलिटी है ना, वो सॉल्युबिलिटी से ज्यादा। सॉल्युबिलिटी में प्रेसिपिटेशन का आ सकता है, सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन से आ सकता है, सॉल्युबिलिटीज में डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करने का आ सकता है, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का आ सकता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो आज की जो बात थी वो थी हमारी आयन इक्विलिब्रियम, और यहां तक हमने, आई होप इतना समय हो चुका है, लगभग 2:30 बज चुका है रात का, तो इस 2:30 बजे में रात में हमने इस टॉपिक को यहाँ पर समाप्त किया है। आई थिंक कल आपका वही 10:30 पौने 11 के करीब बज रहा होगा उस जगह पर जब ये आपका लाइव टेलीकास्ट होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश की, और मैं आगे भी इन्हीं तरीके से, इसी तरीके से और भी जो टफेस्ट टॉपिक होते हैं उनको आपको से लेके आ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है इस बात की कि जब भी आप टॉपिक कोई पढ़े, कोई भी लेक्चर पढ़े, तो एटलीस्ट उस दिन आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे उससे क्वेश्चंस, उस टॉपिक के क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से जरूर लगाएं, तभी आपकी मेहनत सफल होगी और हमारी मेहनत सफल होगी। ठीक है? आगे के लिए फिर से दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।